नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12th केमिस्ट्री के 10 ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो अगर आप लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व पेपर कुछ भी सॉल्व कर रहे होंगे, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी केमिस्ट्री का अगर जो पेपर दोगे तो वहाँ पर भी आपको यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और आपके अगर बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इजली से इनको लिख भी पाओ। और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप समझ कर लिखेंगे, पढ़ेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको पूरे नंबर इनके मिल सके। तो आइए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास अब जो टाइम बचा है बच्चों बहुत ही कम बचा हुआ है। तो जो भी हमारे पास टाइम बचा है, इस टाइम में हम इजीली से अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ। और बच्चों, जो भी साथी हमारे जिनके पास भी क्लास 12th में बायोलॉजी है, यानी कि जो भी 12th बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं बता दूं कि क्लास 12th बायोलॉजी में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना ही अभी आपका कुछ भी तैयार हुआ है, तो मैं बता रहा हूँ ओनली 101 यानी कि 101 रुपये में आपको हमारे चैनल पर बायोलॉजी के फुल सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर 101 रुपये में आपको कंप्लीट बायोलॉजी के नोट्स मिलेंगे, और उन नोट्स की गारंटी रहेगी कि आपको उतना सिलेबस मिल जाएगा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और फेल रहने की गारंटी रहेगी। अगर उस सिलेबस से क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, मेरी गारंटी रहेगी। आप किसी भी मॉडल पेपर को उठा के मिला के देख लेना, अगर उससे नहीं मिल रहा ना तो आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लेना हमने जो भी बोला है। बट आपको 101 रुपये में नोट्स खरीदने पड़ेंगे, और उन सभी नोट्स का जो PDF है वो आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको उसका नंबर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर भी मिल जाएगा। उस नंबर पर हमसे व्हाट्सअप करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और उन नोट्स में मैं गारंटी लेता हूं, फिर बता दे रहा हूं कि आप फेल नहीं होंगे। आपको जितना भी डर लग रहा हो, बस उन नोट्स को आप तैयार कर लेना, और उनमें से कई क्वेश्चन अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपको टेंशन भी नहीं लेनी। हमारे इसी चैनल पर आपको रेगुलर वहाँ से वीडियो मिलते रहेंगे, वो सारे नोट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। बट वहाँ पर जो है आपको एक बार में नोट्स दे दी जाएगी, ताकि आप उनका रिविजन मल्टीपल टाइम में कर सकें। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा कि वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिए, इतना फर्क है। अन्यथा आपको चैनल पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इनकी आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इजीली से ले सकते हैं, और ये ऑफर मात्र 15 तारीख तक ही वैलिड रहेगा। इसके बाद में इसकी फीस बढ़ सकती है। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अपने समय को वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 0.1 मोल ग्लूकोज तथा, देखो 0.1 मोल ग्लूकोज है तथा 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड है। यानी कि 0.1 मोल ग्लूकोज है और 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड है, जिसको हमने NaCl कहा। इनको बिलियन में, इनका जो बिलियन बनाया गया, इसमें बिलियन का परासरण दाब अधिक होगा। यानी कि आपको बताना है, तो ये दोनों विलियन है, इनमें से किसका जो परासरण दाब है वो अधिक होगा, और बिलियन में, और अधिक होता भी है तो क्यों होगा, आपको इसका कारण भी बताना है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। हमें इसके कारण सहित इसका जो बताना है, किसका परासरण दाब का अधिक है और किसका परासरण दाब जो है वो कम है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, समझो ध्यान से। देखो इसमें 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा। अब देखो हमने ये तो बता दिया, इसमें 1 मोल सोडियम क्लोराइड का विलयन जो है, जलीय विलयन है, ये अधिक परासरण दाब प्रदर्शित करेगा। लेकिन ऐसा करेगा तो सही मान लिया हमने करेगा, लेकिन क्यों करेगा? ऐसे इसके पास क्या एक खासियत है, क्या इसके पास एक खास प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये करेगा? देखो, क्योंकि यह आयनन पर Na पॉजिटिव तथा Cl निगेटिव दो आयन देता है। जो NaCl है, इसका आप अगर आयनीकरण करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव दो आयन देता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जबकि ग्लूकोज का आयनन नहीं होता। हमारा जो ग्लूकोज है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, उसका आयनन नहीं होता है। और परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। जो परासरण दाब है बच्चों, ये अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। जो परासरण दाब है वो किसका उदाहरण है? अणुसंख्य गुणधर्म का। लेकिन अणुसंख्य गुणधर्म आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म जो है किस पर निर्भर करता है? आयनों की संख्या पर। जितनी ज्यादा अणुसंख्य गुणधर्म होंगे उतना ही उसका परासरण दाब अधिक होगा। यानी कि अणुसंख्य जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अणुओं की संख्या, इन गुणों में आयन अणुओं की जो आयन होते हैं उनको अणुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? देखो, जो हमारा क्वथनांक होता है उसमें क्वथनांक का एक उन्नयन होता है। एक क्वथनांक का उन्नयन होता क्या है, एक्चुअल में क्या है क्वथनांक में उन्नयन, तो आपको बताना है। देखो,
जब किसी शुद्ध विलायक में विलय घोला जाता है, जब हमारे पास कोई शुद्ध विलायक है उसमें हम क्या करेंगे, विलय को घोलेंगे, जो विलय घोला जाता है। कब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, तो विलयन जो होता है उसका वाष्प दाब जो होता है वो घट जाता है। यानी कि जब कोई भी शुद्ध विलायक है उसमें विलय घोला जाएगा तो उसका क्या होगा, वाष्प दाब घट जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। वाष्प दाब घट जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब होता क्या, शुद्ध विलायक तथा विलयन के क्वथनांक में, जो शुद्ध विलायक और विलयन जो था इसके क्वथनांक में इस अंतर, जो एक वृद्धि आई है, अंतर आया है, इस अंतर में, इस क्वथनांक में, इस अंतर को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये जो क्वथनांक था, इस क्वथनांक के इस अंतर, ये जो क्वथनांक में जो अंतर आया है, ये क्वथनांक बढ़ रहा है और वाष्प दाब घट रहा है, ये जो अंतर आ रहा है इसको ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, ये चीज भी हमें याद रखनी है। तो आई होप आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे कह रहा है कि जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है और क्यों। देखो, इन जिंक और तांबे, इनमें से एक जो है ऐसा है जो अम्लों से अभिक्रिया करेगा, अम्लों से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगा, और एक ऐसा है जो नहीं करता है। और वो ऐसा क्यों है, यहाँ पर कह रहा है कि जिंक तथा तांबे में से एक ऐसा है विलयन है जो अम्लों से अभिक्रिया करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता है, और अगर ऐसा है तो क्यों है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिंक तथा तांबे में से एक जो है हाइड्रोजन, जो अम्ल है, इनसे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, और होता क्यों करता है, तो ऐसा भी हमसे चल जाता है, लेकिन डिफिनेशन हमें सेम लिखनी। देखो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है। जो हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, बट जो तांबा है वो हाइड्रोजन से नीचे है। तांबा जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, वहीं पर जिंक जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में तांबे से ऊपर है, जिसके कारण जिंक जो है अम्लों से, जो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है। जो जिंक है वो हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है, तो और तांबा हाइड्रोजन से कम अपचायक है, इसीलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है, परंतु तांबा ऐसा नहीं कर पाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघट्ट आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। देखो, संघट्ट आवृत्ति होती क्या है, और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में पूछा तो जाता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, तो इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखो, संघट्ट आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। संघट्ट आवृत्ति होती क्या, समझो। गैसों के अणुओं के आपस में संघट्ट होने से ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जो गैस के अणु होते हैं आपस में संघट्ट होते हैं, आपस में मिलते हैं, इधर उधर टकराते हैं, इससे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। संघट्ट पूर्ण प्रत्यास्थ होता है। संघट्ट जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, पूर्ण इलास्टिक होता है, ठीक है। अभिक्रिया मिश्रण की इकाई आयन के बीच प्रति सेकंड होने वाले, जो अभिक्रिया मिश्रण है इसकी इकाई आयन के बीच प्रति सेकंड, हर एक सेकंड में होने वाले संघट्ट की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। और इसे बच्चों हम लोग जेड जो है, अंग्रेजी का एक अल्फाबेट आता है जेड, इससे हम इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या फिर हम जेड से इसे दर्शाते हैं। तो संघट्ट आवृत्ति को आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगला बच्चों, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। देखो, शून्य कोट की अभिक्रिया से आप समझते क्या है, इसकी आपको परिभाषा देनी। देखो, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में, एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक जो होता है उसके किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और इसमें एक 2HCl कब बनाएगा, जब यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति यानी कि H न्यू रहेगा। अभी तो ये शून्य कोट की अभिक्रिया का एग्जांपल है। और बच्चों, जो अगला हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि लिपिड क्या है, इनके प्रमुख कार्य क्या है। देखो, लिपिड होते क्या है और इनके प्रमुख कार्य क्या है। और एक क्वेश्चन जो है बच्चों आपके 14, 16, 18 में आया है, इससे पहले भी आया, इससे बाद में भी आ चुका है, ठीक है। देखो, बेबसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। जो कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। समझ रहे हो, लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ है, जल में अविलेय होते हैं, परंतु निम्न ध्रुवणीय कार्बनिक विलायक जैसे ईथर और क्लोरोफॉर्म में विलेय होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। अगर इनके प्रकार की बात करें तो जो हमारे लिपिड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे बसा और तेल हो गए, फास्फोलिपिड, एस्टेरॉइड हो गए, और जो टारपिन्स होते हैं। अगर इनके प्रमुख कार्य की बात करें तो ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को बाहरी आघातों से बचाने का भी काम करते हैं, और हमारे शरीर में जो एनर्जी फ्लो होता है उसका भी काम करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं। सबसे पहले इनका वर्क है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन है कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, ऐसा क्यों? देखो बच्चों, जो कॉपर धातु होती है वो सिल्वर नाइट्रेट का अगर विलयन है, उस सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, ऐसा क्यों होता है? देखो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर धातु का स्थान सिल्वर धातु से ऊपर होता है। जो हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें कॉपर धातु का स्थान जो है सिल्वर धातु से ऊपर होता है, जिसके कारण कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट से जो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है उससे सिल्वर को विस्थापित कर देती है। किसके कारण? क्योंकि जो आपकी कॉपर धातु है इसका स्थान जो है सिल्वर से ऊपर है, और है कहाँ पर? विद्युत रासायनिक श्रेणी जो धातुओं और अधातुओं के बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में व्यवस्थित करने से बनाई गई। और ये आपको रिएक्शन याद रखनी, Cu सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर दिया, सिल्वर अलग हो जाता है और कॉपर अपना नाइट्रेट बना लेता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी पर क्वेश्चन 1 से 2 ज्यादातर बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हेनरी का नियम लिखिए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी बताइए। देखो हेनरी का नियम क्या है? देखो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी भी गैस की द्रव्य में विलेयता उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी भी गैस की जो द्रव्य में विलेयता होती है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, यदि किसी गैस की द्रव्य में विलेयता S और आंशिक दाब P है तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P इसको कह सकते हैं। अगर हम बच्चों इसके महत्वपूर्ण उपयोग की बात करें तो सोडा वाटर जो होता है उसमें CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला और नवा क्वेश्चन है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हमें कारण सहित बताना है कि हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय है क्यों? जो हीलियम है ये उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय है, ऐसा क्यों होता है? देखो हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे ज्यादा निष्क्रिय होती है क्योंकि इसमें कोषों की संख्या सबसे कम होती है और आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। देखो कोषों की संख्या सबसे कम है इसीलिए यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा लग रहा है। ठीक है, और इसीलिए उत्कृष्ट गैसों में जो आपका हीलियम होता है वो सबसे ज्यादा निष्क्रिय होता है। He को हम हीलियम कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। द्रव्यमान संख्या 4 होती है, 4 नहीं 40 नहीं बच्चों 4 होती है, 4 होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों हमारा 10वां क्वेश्चन है कि मोलरता तथा मोल अंश पर टिप्पणी कीजिए। देखिए कभी कभी मोलरता पर टिप्पणी कीजिए या फिर मोल अंश पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा बोर्ड के पेपर में पूछा जा रहा है। हम इन दोनों को देख लेंगे। देखो सबसे पहले मोलरता की डिफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसके सूत्र भी देख लेंगे। देखो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को इस विलयन की मोलरता कहते हैं। कोई 1 लीटर का विलयन है उसमें घुले हुए विलय जो होता है, जो भी विलय पदार्थ होगा उसके मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को निकालने के लिए हमें जो फार्मूला अपनाना होता है, विलय के मोल, जो भी विलय है उसके पूरे मोल लिखना है प्लस विलयन का आयतन लिखना है, वो भी लीटर में। और हमने इसका ml का सूत्र बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने पढ़ा है उसमें जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मोलरता को कोई भी क्वेश्चन मैंने ट्रिक से करना सिखाया है, वहां से बच्चों आप एक बार ट्रिक सीख लेंगे तो मोलरता और मोलंश, मोल प्रभाज और मोललता या फिर नॉर्मलता का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अब वहीं पर बच्चों बात करें मोल फ्रैक्शन की, मोल प्रभाज की, मोल अंश की। तो देखो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या, कोई भी विलयन है उसमें उपस्थित किसी एक घटक या फिर अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या तथा एक विलय एवं विलाय के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव या फिर उस विलयन का हम उसे मोल अंश या फिर मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि कोई भी विलयन है उसमें उपस्थित किसी एक घटक, यानी कि वो विलय हो सकता है या फिर विलायक हो सकता है, उसके मोलों की संख्या। बट्टे में हमें लिखना होता है कुल मोलों की संख्या, जिसकी पूछे जा रहे उसका लिखेंगे। बट्टे में कुल यानी कि उसमें विलय भी आएगा और विलायक भी आएगा, उनके मोलों की संख्या का जो एक अनुपात होता है उसे हम मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज निकालने के लिए विलय के मोल अंश यानी कि जो भी दिया गया उसका, उसके ऊपर लिखेंगे, बटे हम उसमें कुल मोल कितने उन दोनों के लिखेंगे। यानी कि जब भी हमें मोल अंश निकालना रहेगा तो हमें दो विलय और विलायक दोनों के मोल निकाल लेंगे और हमें जिसका निकला, जो हमें जिसका भी पूछा जाएगा उसके हम ऊपर लिख लेंगे और जिसका ऊपर हम उसके लिखेंगे जिसका पूछा जाएगा। प्लस हम विलयन जो है उसमें विलय भी है विलायक भी है, तो विलय और विलायक के दोनों के मोल जोड़कर हम इसको भाग कर देंगे और हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज उस विलयन का आ जाएगा जिसका हमसे पूछा जाएगा। तो बच्चों ये जो 10 क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। इन 10 टॉपिक को, इन 10 क्वेश्चन को एक बार आप तैयार कर लेंगे, एक बार इनको दोबारा पढ़ लेंगे ताकि आपको इनका रिवीजन भी हो जाए। और ऐसे क्वेश्चन है आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, वहां पर यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, वहां पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।